पानी प्लीज़ हाँ दे दें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती स्पेशल वीडियोस और टैक्सेशन प्रपोजल्स हम डिस्कस करें। यानी इस वक्त फाइनेंस बिल है नेशनल असेंबली में, सेनेट में भी पेश हो गया, मनी बिल है और बेसिकली जो बजट होता है उसके 2-3 पार्ट्स होते हैं। एक तो जो वो खर्चे हैं वो अलग से गवर्नमेंट ने बताया, हमने उस पर वीडियोस बनाए ही हैं, आप टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उसके अलावा वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह पे जो टैक्स लग रहा है और जो है बैंक्स पे लग रहा है, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने उस पर बात किया। आज हम बात करेंगे कि जो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का फ़र्क है, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि अगर आप रेजिडेंट टैक्स पेयर हैं पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक, उसकी कंडीशंस पूरी करते हैं, यानी मुल्क में जो फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से शुरू होता है 30 जून के दरमियान, आप उस दौरान 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हैं तो रेजिडेंट बन जाते हैं, अगर कम रहते हैं तो नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं। अब रेजिडेंट बनना जो है ना, उसकी एक और कंडीशंस भी डाली गई है। वो कहता है, और ये हम शबर जैदी साहब की कमेंट्स पढ़ रहे हैं बिज़नेस रिकॉर्डर 12 जून 2022 को 5 नंबर पेज पे, डेफिनेशन ऑफ पर्सन बीइंग इंडिविजुअल एज रेजिडेंट हैज़ बीन चेंज्ड इन एडिशन टू अ पर्सन हु स्टेज फॉर मोर देन 183 डेज। ये तो पहले से थी कि 183 डेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर any citizen of Pakistan who is not resident of any other country shall be treated as a person resident in Pakistan। तो एक तो ये कंडीशन थी कि रेजिडेंट वो था जो पाकिस्तान में 183 डेज तक फाइनेंशियल ईयर में रहता था। दूसरी कंडीशन ये है, और ये सिर्फ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के लिए, कि ऐसा कोई पाकिस्तानी सिटीज़न जो दूसरे किसी मुल्क में भी रेजिडेंट नहीं डिक्लेयर हुआ, क्योंकि उसने वहाँ 183 डेज़ या वहाँ भी इसी तरह के रूल्स होते हैं। तकरीबन इस पॉइंट पर सारे टैक्स लॉज मिलते जुलते हैं, क्योंकि आप एक ही जगह पे रहते हैं। तो अगर आप किसी भी और मुल्क में रेजिडेंट नहीं हैं, तो ये बहुत सारे हमारे लोग जो जॉब करने गए हुए हैं मिडल ईस्ट में या अमेरिका, यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वहाँ के रेजिडेंट बन जाते हैं तो वो पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट ही रहेंगे, क्योंकि ना तो वो पाकिस्तान में 183 डेज़ रहे थे और ना ही वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होने के नाते किसी और दुनिया के किसी और मुल्क में रेजिडेंट डिक्लेयर नहीं हुए। क्योंकि वो रेजिडेंट डिक्लेयर हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, तो वो फिर पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं होंगे। लेकिन मैं ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूँ जो पाकिस्तान में भी 30-40 डेज़ रहते हैं और बाकी मुल्कों में भी 30-40 डेज़ रहते हैं, ताकि वो किसी मुल्क के भी रेजिडेंट ना हो। जो शख्स रेजिडेंट नहीं होता जिस टैक्स लॉ का, जैसे पाकिस्तान में जो लोग नॉन रेजिडेंट हैं उनको वेल्थ स्टेटमेंट यानी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि एसेट डिक्लेयर करने का ये मसला होता है कि गवर्नमेंट किसी वक्त भी, जिस तरह ये एक वेल्थ टैक्स का प्रपोज़ल आया, गवर्नमेंट किसी वक्त भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी या आपके लिक्विड एसेट बैंक्स हो गए वगैरह हो गए, अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे पास इस पाकिस्तान मुल्क में ही है, तो वो उस पर 1%, 5% टैक्स लगा के आपसे कर सकते हैं और वो अपनी आवाम को यही कहेंगे कि हम अमीर लोगों पे टैक्स लगा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो पैसा कमाते हैं वो टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदरवाइज़ भी इस तरह करते हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए जो है ये रेजिडेंट की डेफिनेशन में 2 कंडीशंस आ गई, 183 डेज़ रह ले या किसी और मुल्क में, तो इस तरह जो है, और ये सिर्फ अप्लाई होगा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पे। देयर आर मैनी केसेस वेयर मैनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिकम नॉन रेजिडेंट ओनली फॉर रीजन दैट देयर स्टे इन पाकिस्तान is less than 183 days and they are also not the tax resident in another country. This is a reasonable amendment, and through this amendment all persons who are citizens of Pakistan become resident in Pakistan if they are not resident of any other country. तो शबर जैदी साहब इसको अप्रूव कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जो शख्स पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाता है तो फिर उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फ़ाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसीलिए ये रेजिडेंट की डेफिनेशन में चेंज करने का यही वजह है कि वो चाह रहे हैं कि आप अपने एसेट्स, अच्छा, और वो सिर्फ पाकिस्तानी एसेट्स आपने नहीं डिक्लेयर करने, इंटरनेशनल एसेट्स भी आपने अपने डिक्लेयर करने हैं। In order to reduce or eliminate the abuse of existing provision, even after the amendment, it is suggested that the provision as introduced by Finance Act 2019 be reintroduced. This is in line with the best practices and applicable in developing countries. Under the provision, the period of stay in Pakistan in the past 3 years was also taken into account.
तो ये जो वो बात कर रहे हैं शबर साहब, ये बेसिकली हुआ ये कि फाइनेंस एक्ट 2019 में एक अमेंडमेंट आई रेजिडेंट के डेफिनेशन में, और कहा गया कि जी 183 डेज़ के अलावा भी अगर कोई शख्स टैक्स ईयर 2020 में पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में आता रहा है, और वो 4 सालों में इतने दिन आया कि वो 120 दिन बन गए मिल के 4 सालों के, तो तब भी वो रेजिडेंट हो जाएगा। और वो जो है ना फिर टैक्स ईयर 2021 के लिए हटा देगी, 2022 के लिए हटा देगी जो इस वक्त चल रहा है। तो कह रहे हैं कि वो भी वापस ले आओ, ये 183 डेज़ वाली भी ले आओ, ये तो है ही है, और 120 डेज़ वाली भी वापस ले आओ, और ये जो शख्स कहीं और रेजिडेंट नहीं है वो यहाँ रेजिडेंट बन जाए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लॉ के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर जो है ना इसको मसला आएगा। अब ट्रेडर्स से रिलेटेड, जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनसे रिलेटेड ये बात कहता है कि थ्रू द फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2021 अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैंडेटरी पेमेंट थ्रू डिजिटल मोड वाज इंट्रोड्यूस। डिजिटल मोड का मतलब है कि जब आप ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू पेमेंट्स करते हैं उसको डिजिटल मोड कहते हैं। क्रॉस चेक वगैरह या चेक पे ऑर्डर वगैरह आप यूज़ नहीं करते। दिस प्रोविजन हैज़ बीन मेड inapplicable by way of power conferred by the Federal Board of Revenue. In the proposed bill, the threshold of mandatory digital payment has been increased to 1 million. The term digital payment has not been defined under the ordinance. Nevertheless, unless the earlier notification is withdrawn, this provision remains not applicable. It is strongly suggested that these mandatory provisions be re-examined and appropriate definition of digital payment be in the law. तो सिंपल बात वो कह रहे हैं कि एक तो ये डिजिटल मोड वाली बात जो इंट्रोड्यूस हुई थी जनवरी 2021 में, वो अभी तक जो है ना फेडरल गवर्नमेंट ने अप्लाई ही नहीं की। लेकिन इस लॉ में फाइनेंस बिल में प्रपोज किया गया कि 2,50,000 से बढ़ के 1 मिलियन से जब आप बढ़ के कोई पेमेंट करेंगे तो वो आपको डिजिटल मोड से करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि 10 लाख से नीचे आप क्रॉस चेक पे ऑर्डर के थ्रू करते हैं कि नहीं। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि अगर आप देख रहे हैं और अगर आपका कोई स्मॉल बिज़नेस है, मीडियम बिज़नेस है, लार्ज बिज़नेस है, आप घर से काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें इन सारी सिचुएशंस में अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस के हेड के नीचे आती है। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग अपनी इनकम को फॉरेन सोर्स में शो कर देते हैं, बहुत सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो अच्छा प्रोफेशनल, जैसे टैक्स की टीम है, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया, अच्छा प्रोफेशनल हायर करें ताकि आपको करेक्ट टैक्स रिटर्न की करेक्ट हेड के नीचे आए। तो इनकम फ्रॉम बिज़नेस के हवाले से जो लोग भी बिज़नेस इनकम कर रहे हैं उन पे ये शर्त डाल दी गई थी कि वो जो है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ही पेमेंट्स करेंगे 2,50,000 से ऊपर जो भी उनकी पेमेंट बनती है। अब वो 1 मिलियन तक ले गए, लेकिन ये जो डिजिटल पेमेंट वाली चीज़ है ये अभी तक नोटिफिकेशन के थ्रू एप्लीकेबल ही नहीं हुई, तो टैक्स वाले ऑडिट में या किसी तरह इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। डिजिटल पेमेंट की डेफिनेशन भी मौजूद नहीं है, और वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें अच्छा है, इससे डॉक्यूमेंटेशन होगी तो इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। लेकिन उसकी लिमिट बढ़ा दी है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई। तो आपको अभी ये मेरा मशवरा तो है कि आप बैंकिंग चैनल यूज़ करें जहाँ जितने हद तक यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कैश लेता है तो उसमें भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें, लेकिन अभी मस्ट नहीं हुई, कंपल्सरी नहीं हुई, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि ऐसी पेमेंट्स जो डिजिटल मोड से नहीं की जाती, अव्वल तो ये रूल अभी एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर होता तो फिर जो आपने एक्सपेंसेस डिजिटल मोड से नहीं किए होते, यानी 2,50,000 से ज़्यादा की पेमेंट्स आपने अगर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ना की होती तो वो एज एन एक्सपेंस जो है ना वो आप क्लेम ना कर सकते और आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाती। इसका मतलब है आप पर टैक्स ज़्यादा लग जाता, लेकिन ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। टैक्स ऑन रिटेलर्स के हवाले से न्यू सेक्शन 99A है, और वो कहता है फिक्स टैक्स रेजीम फॉर रिटेलर्स। रिटेलर्स कहते हैं कि जो फाइनल कंज्यूमर को अपनी चीज़ बेचते हैं अदर देन टियर 1 रिटेलर्स। ये बड़ा अच्छा है, यानी कि वो लोग जो आम कारोबारी बंदा है जिसका स्टोर है, अब वो स्टोर में हो सकता है 2 लाख का सामान पड़ा हो, 20 लाख का, 25 लाख का। तो ये जो टियर 1 रिटेलर्स हैं ये वो हैं जिनकी मल्टीपल चेन्स हैं और बड़े बड़े मॉल्स, और इनके जो है करोड़ों अरबों रुपए की स्टॉक इनके पास होता है। तो टियर 1 में अगर आप फॉलो नहीं कर रहे,
आपकी सिर्फ 1 या 2 स्टोर्स हैं, स्टॉक भी आपकी लाखों में है या करोड़ों में है, तो आप जो है इस जो टैक्स की रियायत आई है रिटेलर्स के लिए उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो क्या है? सेक्शन 99A है, रिटेलर्स एंड स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स को भी ये फैसिलिटी दी गई है कि उनके जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उस पर जो है टैक्स लगा दिया जाएगा, मतलब उस बिजली के बिलों के होगा। द अमाउंट कलेक्टेड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर फर्स्ट शेड्यूल द टैक्स विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल टैक्स ऑन रिटेलर्स, यानी कि उनके बिजली के बिल पर जो टैक्स कट के आएगा कमर्शियल, ये इससे फ़ायदा ही होगा कि आप कमर्शियल मीटर लें। वैसे कमर्शियल मीटर का रेट जो है बहुत जल्द जो है 50 से 60 रुपए यूनिट होने लगा है। तो लेट्स सी, दिस इज़ नॉट ए रीज़नेबल लॉ, क्योंकि इस पे शबर जैदी साहब जो है ना समझते हैं कि इसमें जो है ना इन पे पूरा टैक्स नहीं लग रहा, तो इस वजह से वो कह रहे हैं दिस मीन दैट रिटेलर विल बी सब्जेक्ट टू वेरी लो टैक्स रेट एज अगेंस्ट टू सैलरीड एंड अदर क्लास। This is a step that will promote non-documentation of economy. This tax should not be implemented. ये तो उनका मशवरा है, और ये कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी क्योंकि बिजली के बिल में टैक्स आएगा, आप बिजली का बिल पे करेंगे तो साथ में 3,000 से 10,000 तक पर मंथ आप पे कर दें। Furthermore, a retailer who is subject to sale tax under Section 9 of the Sales Tax Act 90 will not be required to pay income tax under the Income Tax Ordinance 2001। ये जो बात है की है इन्होंने अच्छी भी की है। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जो छोटे स्टोर्स वाले हैं, जो छोटे रिटेलर्स हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं, चाहे वो आपको ग्रॉसरीज बेचते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, जो भी हैं, आपको जो चीज़ भी देते हैं, जो कस्टमर 1 आइटम 2 आइटम लेता है, तो टेक्निकली जब से सेल्स टैक्स एक्ट है 1990 उस टाइम से उनको रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन जो है क्या कहते हैं वो रजिस्टर नहीं होते, और यहाँ पर उनको मज़ीद जो है ना छूट मिल जाएगी कि उनको रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इसकी ये जो बात उन्होंने की है ये सेल्स टैक्स में भी फिर लिखा जाए, अगर जैसे यहाँ लिखा गया है कि जो ये टैक्स दे देंगे बिजली के बिलों के थ्रू वो फाइनल टैक्स हो गया, ये तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में ये अमेंडमेंट हो जाएगी सेक्शन 99A में। सेल्स टैक्स में कहाँ पे लिखा है कि जो लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे उनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कीम टियर 1 रिटेलर्स के लिए तो है ही नहीं, जो बड़े जैसे गुल अहमद और आइडियाज़ और कार4 और इस तरह करके जो बड़े रिटेलर्स हैं उन पे तो ये अप्लाई नहीं होती। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आई होप कि ये प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आप इंजॉय कर रहे हैं। कोई कमेंट्स हो तो नीचे आप दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है, कंसल्टिंग आप ले सकते हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि आप टैक्स नेट में आ जाएं ताकि आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस और पर्सनल भी और बिज़नेस भी डिक्लेयर करें। टैक्स लॉ जो है वो अभी तक इतनी चेंजेस के बाद भी अभी भी टैक्स पेयर फ्रेंडली है, और चूँकि आगे चल के आप देखेंगे कि नॉन टैक्स पेयर के लिए रेट बहुत हाई होता जा रहा है, 5% हो रहा है, तो बेहतर है कि बंदा टैक्स नेट में आ जाए, ख़ास तौर पे अगर बिज़नेस करता है, सैलरीड है, कैपिटल गेन्स होते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।